हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको वैम्पायर स्टोरी का पहला भाग सुनाया था और आज मैं उसी कहानी का दूसरा भाग आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मॉरिस, मॉरिस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जवाब दो मॉरिस। अरे नहीं, लगता है मॉरिस की आत्मा चली गई। हमें भी चलना चाहिए। फादर पिएत्रो, आखिर मॉरिस ने ऐसा क्यों कहा कि आप तीनों में से ही किसी ने किया होगा? ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग मुझसे शुरू से छुपा रहे हैं? मुझे बताइए। बिना बिना पता चले मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। फादर लूकस, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। जो जैसा है वो आपके सामने है। आखिर ईश्वर के सामने कोई क्या छुपा सकता है? पर फादर पिएत्रो, आप जानते हैं, मॉरिस एक रूह है। वो झूठ नहीं बोलेगा, ये बात आप भी जानते हैं। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि झूठ जिंदा इंसान ही ज़्यादा बोलते हैं। खैर, इस बात का मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए वापस चलते हैं। रात हो रही है और मुझे लगता है बारिश आने वाली है। तो चलिए वापस चलते हैं। वो सभी वापस चले गए। फादर पिएत्रो और फादर लूकस दोनों ही खाना पीना खाकर आराम करने चले गए। जब फादर लूकस अपने कमरे में आराम कर रहे थे, उसी वक्त उनके कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू किया और फादर पिएत्रो को आवाज़ लगाते सुना उन्होंने। फादर लूकस, जल्दी उठिए। फादर लूकस। हाँ, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ फादर पिएत्रो? इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। क्या हुआ आखिर? फादर एंथनी की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? आप खुद ही चलकर देखिए। क्या मतलब है तुम्हें कि फादर एंथनी की हालत ठीक नहीं है? कुछ तो बताइए। आप हमारे साथ चलिए। वो दोनों लगभग भागते हुए फादर एंथनी के कमरे की तरफ गए और फादर ने कमरे के बाहर ही फादर पिएत्रो ने फादर लूकस से कहा, देखिए, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि एंथनी के कमरे में जाने के बाद आप उसकी आंखों की तरफ ना देखें। प्लीज़ कहो कि उसे वो बीमारी नहीं हुई है जो इस गांव में फैली हुई है। मुझे अफसोस है, पर लगता है कि उन्हें वही बीमारी हुई है फादर। ओह नो। तुम यकीन के साथ से कह सकते हो? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है फादर। और वो दोनों पलके झुकाए हुए एंथनी के कमरे में जाते हैं। फादर एंथनी वहाँ ज़मीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे। उनके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। उनकी आंखें पलटी हुई थी और सांसें बुरी तरह चढ़ी हुई थी। वो लगातार कुछ बड़बड़ाते बोलते जा रहे थे। अब शैतान ही मेरा देवता है और शैतान की ही मैं पूजा करूँगा। उसी ने मुझे ये ज़िंदगी दी है और वही मुझे जीने की ताकत भी देगा। अब मैं शैतान की ही पूजा करूँगा। मुझे यकीन है शैतान की शक्ति पर। फादर एंथनी, आप ठीक तो हैं? फादर एंथनी, जवाब दीजिए। फादर एंथनी। फादर एंथनी उन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बुरी तरह शारीरिक और मानसिक कष्ट में हो। वो ज़मीन पर गिरे हुए थे और बुरी तरह से मुड़े हुए थे, एक अजीब ही तरीके से, और उनके मुंह से लगातार अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। ओह गॉड, जीसस, अब हम क्या करेंगे? फादर एंथनी को ये बीमारी हुई है। आप लोग यहाँ इतने दिनों से हैं। बताइए कि फादर एंथनी के पास कितना वक्त है? ज़्यादा वक्त नहीं है फादर लूकस, बस कुछ ही घंटे हैं उनके पास। गॉड, हम क्या करें ऐसे में? आपने क्या कोई भी तरीका, कोई ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की जिससे उन्हें राहत महसूस हो? मैंने और हमारे सभी साथियों ने हमने बहुत कोशिशें की,
बहुत सी पूजा, बहुत से सेक्रीफाइसेस और बहुत कुछ किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ फादर लूकस। इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। क्या आपके पास पुरानी धर्म की किताब है? हाँ, मेरे पास है। तो अभी दीजिए मुझे वो किताब, क्या पता उससे कुछ मदद मिले। ठीक है, ठीक है, मैं और फादर क्रिश्चियन हम दोनों उसे लेकर आते हैं, आप यहीं रहिए। ठीक है। मार्था आपकी मदद करेगी। मार्था कौन? मार्था यहाँ की नन है। उसके माँ बाप के गुजरने के बाद से बचपन से वो यहीं पर रही है। वो आपकी मदद करेगी। ठीक है। मुझे बस कुछ कैंडल्स की ज़रूरत है और आप वो बुक ले आइए जल्दी, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। फादर पिएत्रो और फादर क्रिश्चियन दोनों ही धर्म की वो किताब लेने चले गए और उतने वक्त में फादर लूकस सारा सामान इकट्ठा करने लगे। उन्होंने एक टेबल पर मोमबत्तियाँ रखी और उतनी देर बाद फादर क्रिश्चियन और फादर पिएत्रो दोनों ही धर्म की वो किताब ले आए। और उधर फादर एंथनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनके कमरे से लगातार चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें आ रही थी, जो सुनकर उन सभी की रूह काँप रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो सभी एक साथ उस जंगल में आत्मा से बातें कर रहे थे और इस वक्त तक फादर एंथनी बिल्कुल ठीक थे। वापस आने के बाद रात भर में ना जाने उन्हें क्या हुआ और उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई। फादर लूकस ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो बेहद घबरा रहे थे। आप लोगों को किताब ले आए, लाइए जल्दी से यहाँ रखिए। पेज नंबर 142, पेज नंबर 142, पेज नंबर 142। फादर लूकस उस किताब को पढ़ने लगे और उधर एंथनी के कमरे से लगातार रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और उनकी आवाज़ें इतनी तेज़ हो रही थी कि उनकी आवाज़ें सुनकर आखिर उन सभी पादरियों से रहा नहीं गया। और कुछ देर बाद फादर लूकस अपनी टेबल से उठे और उन्होंने कहा, मेरे साथ चलिए। आखिर आपने आपके साथी को इस तरह अकेला कैसे छोड़ रखा है? उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। आपको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है? वो लगातार चीख रहे हैं। कम से कम उनके पास कोई साथ हो, उनके साथ कोई हो तो उन्हें थोड़ा दिलासा तो होगा। मेरे साथ चलिए। नहीं फादर लूकस, प्लीज़ मान जाइए। ये बीमारी ऐसी ही है। अगर आपने गलती से भी उनके चेहरे की तरफ या उनकी आंखों में देख लिया तो आप भी इस बीमारी के शिकार बन जाएंगे फादर लूकस। पर फादर लूकस तब तक एंथनी के कमरे तक पहुंच गए थे और जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे के अंदर का माहौल एकदम बदल चुका था और फादर एंथनी का चेहरा बेहद खौफनाक तरीके से बदला हुआ नज़र आ रहा था। उनके मुंह से खून की एक धार बह रही थी और वो बेहोशी की हालत में थे और उनके मुंह से अभी भी अजीब आवाज़ें निकल रही थी। उनकी आंखें बुरी तरह लाल हो चुकी थी और चेहरा काला पड़ता जा रहा था। वो कांप रहे थे और ज़मीन पर पड़े हुए थे। उन्होंने अपनी कांपती आवाज़ में उन तीनों से कहा, फादर पिएत्रो, आप में से कोई एक, आप प्लीज़ मुझे मार दीजिए। मैं उन सभी गाँव वालों की तरह इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहता। आप मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद कीजिए प्लीज़ फादर पिएत्रो, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मेरी मदद कीजिए। फादर एंथनी, हिम्मत मत हारिए। फादर लूकस कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, बस कुछ वक्त और। हाँ, मैं अभी जाकर उस बुक को पढ़ता हूँ। वो तीनों अपने सर को झुकाए हुए ही उनसे बात कर रहे थे और एक बार फिर से उन तीनों ने उनके कमरे का दरवाज़ा उसी तरह से बंद कर दिया जैसे वो पहले था। उनके कमरे से अभी भी लगातार रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फादर लूकस, क्या आपको कुछ मिला? हाँ, मुझे कुछ मिला है, पर यह बताने की मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि मुझे क्या मिला है। इस किताब के हिसाब से और मेरे अपने अंदाजे से भी आप सबके गांव में जो मुसीबत है वो एक शैतान की वजह से है। ये किसी आत्मा का शाप नहीं है, ये किसी आत्मा का शाप नहीं है, बल्कि ये किसी शैतान का शाप है। मुझे बहुत डर लग रहा है फादर पिएत्रो।
ये सब चीज़ें इशारा कर रही हैं किसी बहुत ही बुरी चेतावनी की तरफ। ऐसी क्या बुरी चीज़ है? इससे बुरा और क्या हो सकता है फादर लूकस? बुरा हो सकता है दुनिया का अंत, आधी दुनिया का विकास, आधी मानव सभ्यता का विनाश। ये सब कुछ हो सकता है। ये बस एक शुरुआत है जो आप आज देख रहे हैं। हालात इससे भी कहीं ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं फादर लूकस। फादर लूकस, जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं हो सकता। यही सच है। आप देख ही सकते हैं ये बीमारी किस तेज़ी से फैल रही है। आधा गांव इसने इतनी जल्दी साफ़ किया है कि कुछ कहना नहीं। इस किताब के हिसाब से जब भी शैतान इस धरती पर आएगा या उसका भेजा हुआ उसका कोई दूत यहाँ पर आएगा तो अपने साथ भयानक तबाही, महामारी, संहार, लड़ाई और युद्ध का काल लेकर आएगा और मानव सभ्यता का विनाश करेगा। वो तीनों इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन तीनों को ही कहीं से कांच टूटने की आवाज़ आई। फादर लूकस और फादर पियत्रो दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे। ये आवाज़ फादर एंथनी के कमरे से आई थी। फादर एंथनी के कमरे की तरफ वो तीनों ही तेज़ी से भागते हुए गए और जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, फादर एंथनी वहाँ नहीं थे। वो दोनों तीसरी मंजिल पर थे और तभी उन्होंने अचानक से नर्स मार्था को सीढ़ियों से ऊपर आते हुए सुना। नन मार्था चिल्लाती हुई ऊपर आई, फादर एंथनी, फादर एंथनी! क्या हुआ फादर एंथनी को? उन्होंने ऊपर की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वो नहीं रहे। ओह जीसस क्राइस्ट! अब हम क्या करें? अब एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त, जो कि रोम में रहते हैं और वहाँ के ही एक चर्च के प्रीस्ट हैं। वो बहुत पहुँचे हुए प्रीस्ट हैं और इन सब चीज़ों के बारे में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल में हमें उन्हें बुलाना चाहिए। मैं उन्हें आज ही, बल्कि अभी ही चिट्ठी लिखता हूँ और ये चिट्ठी उन तक जल्दी से जल्दी पहुँच जानी चाहिए। वो बहुत शक्तिशाली हैं और इन चीज़ों का उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। फादर एलेजांद्रो, वो वहीं रहते हैं और मुझे उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाना होगा। यहाँ के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। यहाँ चीज़ें बहुत बुरी होती जा रही हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी तुरंत ही पोस्ट कर दी गई हाथों हाथ और उसके बाद वो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गए, पर उनकी नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने जो अपने आंखों के सामने देखा था, एक पादरी जो उनके सामने ही अच्छा खासा था, वो एक रात के अंदर ही इस बुरी हालत में पहुंचकर मौत का शिकार हो गया। उन्हें ये चीज़ बार बार भूल रही थी। वो वाक़या उनके दिमाग में लगातार घूम रहा था और वो बेहद घबराए हुए थे। कुछ देर लेटे रहने के बाद वो अपने बिस्तर से उठे और वापस टेबल पर जाकर उस किताब को पढ़ने लगे और काफ़ी देर तक उसे पढ़ते रहे। कुछ देर बाद वो गांव का मुआयना करने के लिए निकले फादर पियत्रो के साथ, और जब उन्होंने गांव में देखा तो उन्हें हर जगह वही हालात, वही मंजर नज़र आया जो उन्होंने रात के वक्त फादर एंथनी के कमरे में देखा था। हर तरफ उसी तरह रोना चिल्लाना, दर्द की चीख पुकार और तड़पते हुए लोग। वो टहलते टहलते गांव से काफ़ी आगे निकल आए। गांव से बाहर जाने के बाद उन्हें एक छोटी पहाड़ी नज़र आई और पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा घर जिसके चिमनी से धुआं उठ रहा था। वो घर किसका है फादर पियत्रो? वो घर मुझे नहीं पता किसका है। फादर पियत्रो ने ऐसा कह तो दिया, पर हाँ, मन ही मन वो जानते थे कि वो घर किसका है, पर उन्होंने ये बात फादर लूकस से छुपाई। फादर लूकस को भी ये महसूस हो रहा था कि फादर पियत्रो उनसे झूठ बोल रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लोग वहीं से वापस चले गए। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा भाग मैं आपको कल सुनाऊंगी और इस कहानी का तीसरा भाग सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।